जनता पर महंगाई की मार। इस वक्त अर्थशास्त्री डॉक्टर आलोक सर हमारे साथ हैं और महंगाई की मार इसलिए क्योंकि इस ग्लोबल संकट के बीच प्रधानमंत्री की अपील, भावनात्मक अपील, लोगों को अलर्ट करने की वो अपील, ये समझाने की कि विश्व के हालात में बदलते हुए ही हमें क्या बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। लेकिन आज क्या डॉक्टर आलोक, ये नौबत आ चुकी है कि अब अगर फाइनेंस की बात करें तो सारी भरपाई जनता की जेब से ही होगी। देखिए, आखिर में देना तो जनता को ही है, सरकार कोई फैक्ट्री तो नहीं चलाती। और अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, अर्थव्यवस्था उम्मीदों और आशंकाओं से भी चलती है ना। जैसे आप देखें कि कल ही 2 रुपए प्रति लीटर दूध के भाव बढ़ गए है ना। अभी कुछ दिन पहले पीएम ने ये आशंका घोषित की और निवेदन किया कि सोना कम यूज़ करें। कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद वो सोने और चांदी पे टैक्स बढ़ा दिया गया। तो मेंटल प्रिपरेशन के बाद में आखिर में इकोनॉमिक तो कॉन्सिक्वेंसेस आते ही हैं। देखिए, सिंपल लॉजिक ये है कि अगर कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं, सरकार महंगा तेल खरीद रही है, तो आपको वो कब तक सस्ता दे सकती है। तो ऑन एन एवरेज 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डेली का लॉसेज हो रहा है गवर्नमेंट की रिफाइनरीज को। तो इलेक्शन निपट चुके हैं और आने वाले वक्त में बहुत लंबे टाइम तक इलेक्शन भी नहीं है। सर, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं, आप मुझे ये बताइए कि जब आप जनता पर बोझ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप क्या सोचकर फैसले लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली लोगों के बीच में एक डर इसी संकेत के जरिए बढ़ जाता है, जहां उनको ये पता लगेगा कि अगर मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे ज्यादा पैसे पेट्रोल के लिए खर्च करने पड़ेंगे। ये वर्क फ्रॉम होम की अपील के तहत भी हमें समझ आया। जब ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ हमें समझ आता था कि एनर्जी और ऑयल पर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आज हमारे किचन पर इंपैक्ट पड़ रहा है। आज हमारी डे टू डे लाइफ की नीड्स जिस तरीके से महंगी हो रही है, कमर्शियल सिलेंडर देख लीजिए सर, अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तो हमारे लिए बाहर खाना भी महंगा होगा। देखिए, सीधी बात ये होती है कि सरकार का पहला काम ये होता है कि अगली सरकार बनाना सुनिश्चित करना। हर सरकार का ये काम होता है। तो अब आप देखें कि अगर आने वाले वक्त में कम से कम 1 साल कोई बहुत मेजर इलेक्शंस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 आध महीने के अंदर पेट्रोल में करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी आप देख लेंगे। और इतनी ही बढ़ोतरी आप एलपीजी जो डोमेस्टिक है उसमें भी देख लेंगे। और एक, इसे दुखद तथ्य माने या इसे क्या माने, इकोनॉमिक इश्यूज हमारे देश में कभी पॉलिटिकल इश्यूज होते नहीं हैं। अभी आप क्या देखें कि बढ़ जाए भाव इसके पेट्रोल के, उसके 2-3 दिन हल्ला होगा, देन वी आर गेटिंग यूज्ड टू दैट। इज इट द न्यू नॉर्मल फॉर अस देन? ऑलमोस्ट आप मुझे ये बताइए ना कि अब आपके कॉलेज के डेज में नहीं, जब मेरे कॉलेज के डेज में थे, तो अगर 1 रुपया डीटीसी बढ़ाती थी भाव, है ना, तो ह्यूज जुलूस निकला करता था ना। अभी तो नोबडी इज बॉदर्ड। तो मुझे लगता है कि हर सरकार को ये समझ में आ गया है, एक बड़ा सिंपल सी गणित समझ में आ गई है कि कहीं से भी पैसे लाओ और जनता में बांटो। उस जनता में जो आपको वोट देने वाली है, लाडली बहना, लाडली माँ, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी स्कीम आप लगा दो, आपको वोट वहाँ से मिल जाएगा। तो अभी कुल जो वोट का गणित है वो ये है कि आप अपना किट इतना कर लो कि आप तमाम तरह की वेलफेयर स्कीम चला लो, लाभार्थी अपना क्रिएट कर लो, वो आपको वोट देगा। तो सरकार थोड़ा हिचक रही थी कि ये बंगाल का इलेक्शन, असम का इलेक्शन, तो मेरे ऐसा अंदाज मुझे है कि महीने में आपको ये बढ़ा हुआ दिखेगा। और इसका रैशनल सरकार ये दे सकती है या देगी कि लगभग हर देश में, लगभग यानी जो देश ऑयल प्रोड्यूसर भी हैं, है ना, यूएसए में, रशिया में, वहाँ भी भाव अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए बढ़ा दिए उन्होंने। तो सरकार ये तर्क बहुत आसानी से दे सकती है कि हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि पीछे से बढ़ा हुआ आ रहा है। तो दिक्कत सारी असल में क्या होती है कि जब आप बढ़ाते हैं तेल के भाव, तो इसका पूरा इम्पैक्ट आता है हर चीज़ पे। जब तेल के भाव बढ़ेंगे तो आपके अखबार की प्राइस भी बढ़ेगी, आपके मोबाइल का बिल भी बढ़ेगा, और आप जो सब्जी, धनिया, टमाटर, मिर्च लाते हैं अपनी लोकल मार्केट से, वो भी बढ़ने वाला है। तो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आने वाला। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात उसमें यह है कि हमें इस हालात का कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं पड़ता। यानी कि ट्रम्प साहब एक बात कर रहे हैं, खामने साहब एक बात कर रहे हैं, और दोनों इतने अलग तरह से खड़े हुए हैं और दोनों इतने इलॉजिकल किस्म के लोग हैं कि खामनाई को मैं कहूँगा वो अपनी तरह के ट्रम्प हैं, और ट्रम्प
अपनी तरह खामनाई हैं। मतलब दोनों तो डायलॉग डिप्लोमेसी पर आने ही नहीं वाले, इसलिए ये संकट बड़ा है, इस बात के संकेत साफ हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या भारत उस लिहाज से अब वल्नरेबल हो चुका है? क्योंकि आप उसी वल्नरेबिलिटी को जस्टिफाई करेंगे ये कहते हुए कि कंपनीज बोझ कितना उठाएं, कच्चा माल अगर महंगा होगा तो जाहिर सी बात है। और बार बार मैं हमेशा ग्रोथ को ना देखते हुए स्टेबिलिटी की बात इसलिए कह रही हूं सर, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात को स्टेबलाइज करना इस वक्त की प्राथमिकता है क्या? देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स चलते हैं आंकड़ों से, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं। कोई इमोटिव पॉलिटिकल स्पीच नहीं है। सिंपल सी बात है कि पैसे आपकी कंपनी को ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। आपकी कंपनी अगर इसके ज़्यादा पैसे नहीं वसूलेगी तो कहाँ से लाएगी? वो करेगी ये कि अगले साल के बजट में कोई वेलफेयर स्कीम काट देगी। सर सॉरी टू बट इन, लेकिन अगर सोने चांदी की जैसे ही ये बात आई, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को लेकर फैसला हुआ, एक साल तक सोना ना खरीदे, आपने देखा उसके मार्केट पे कितना असर हुआ। तो मेरा ये सवाल है कि इस वक्त मार्केट में जो हलचल है, फिनेंसेस को देखते हुए इन्वेस्टर्स क्या सोचें देखिए, आप या क्या समझें? एक 10 दिन रुक जाइए, सोने चांदी के मार्केट में वैसी ही चहल पहल आपको दिखेगी। इसका रीज़न क्या है? सोना एक साल में बढ़ा करीब 55%, है ना? तो अब एक एक्सपेक्टेशन है कि चाहे जो हो, सोना 55% अगले साल फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहाँ लगाऊं? बैंक में मुझे मिल रहा है 7%, स्टॉक मार्केट रिटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो मोदी जी लाख मुझसे कह लें कि साहब मत लगाओ, मुझे दिख रहा है रिटर्न के अंदर 55%। तो वो पैसा घूम फिर के फिर गोल्ड में ही आने वाला है। तो मोदी जी की इमोशनल अपील के बावजूद मैं 4,500 रुपये 5,000 रुपये बढ़ा के तो मैं लूँगा, क्योंकि वो मुझे पैसे बढ़े हुए एक साल बाद मिल जाने वाले हैं। तो गोल्ड के भाव में मुझे कोई कमी इस अपील के बाद आती हुई नहीं दिखती। और जिसका जिक्र किया मोदी जी ने कि विदेश ना जाइए, विदेश में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग ना कीजिए, तो जो अफोर्ड कर सकते थे वो तब भी कर रहे थे, वो आज भी करेंगे। तो अब मैं अपनी बेटी की शादी पहले भी विदेश में जाके नहीं करता था, मैं आज भी नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तबके की बात कर रहे हैं उस पर गोल्ड एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है जो अक्रॉस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर रिक्शे वाले तक इसका इंटरेस्ट गोल्ड में है। तो उस पर असर नहीं पड़ने वाला, गोल्ड की डिमांड फिर बढ़ जाएगी। सर जब आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, कारपूलिंग की बात करते हैं, तो हमें तो लॉकडाउन वाली स्थिति याद आती है। तो लोगों के बीच में फिर ये चिंता भी बढ़ जाती है कि क्या आने वाले दिन फिर वैसे होंगे? देखिए, कोरोना का लॉकडाउन और ये लॉकडाउन दोनों बहुत फ़र्क है, और ये डेफिनेटली लॉकडाउन होने वाला नहीं है। ये एक इट्स लाइक जैसे ये होता है कि आपको मानसिक तौर पे तैयार किया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला, फिर हल्के हाथ से कुछ टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है तो भी आप रिलीफ फील करते हो, यार चलो इतने में बच गए, है ना? तो मोदी जी या कोई भी स्मार्ट, जिसे आपकी जेब से पैसा निकालना होता है, वो ये करता है कि पहले आपको डराता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 100% बढ़ जाएंगे। फिर आपसे मैंने कहा 20% बढ़ा दिया तो सुरभि जी प्रसन्न, चलो 100 नहीं 20% बढ़ा है। तो ये मुझे उस तरह काम लगता है। पूरा लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि आने वाला है। इसमें एक आप चीज़ और समझिए, ग्राउंड में इंडिया को अगर आप देखोगे, इंडिया में 3 इंडिया एग्जिस्ट करते हैं। एक इंडिया 140 करोड़ की इंडिया में से है, करीब 5 करोड़ का इंडिया, वो इंडिया का अमेरिका है ना? करीब 25 करोड़ का इंडिया है जो इंडिया का मलेशिया है, आप जैसे मेरे मिडिल क्लास लोग। 80 करोड़ का जो इंडिया है वो इंडिया का युगांडा है। ठीक है, अभी आप चले जाओ किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी शॉपिंग मॉल में, बावजूद इसके कि कॉमर्शियल एलपीजी बढ़ गई है, लाइन लगी हुई है सब जगह। तो इंडिया का मलेशिया और इंडिया का यूएसए जो है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो इंडिया का युगांडा है उसकी सरकार 2 टाइम खाना दे रही है, तो वहाँ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे वैसे दिखाई नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें मुझे इट्स लुक्स मोर ऑफ इमोशनल। अभी दिक्कत जो सबसे बड़ी आ रही है, जो एक लॉन्ग टर्म व्यू इन्वेस्टर ले कि कहाँ लगाना है, गोल्ड में लगाना है कि बैंक में लगाना है कि, नहीं सर, लेकिन व्यापारियों की तो चिंता बढ़ गई ना ऐसे में। देखिए ऐसा है, व्यापारियों को अगर आप देखें, अगर गोल्ड ज्वेलरी वाला ये कह रहा है मेरे कस्टमर कम हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो भाई तेरा गोल्ड जो तेरे पास रखा है ऑलरेडी 2 किलो, उसकी वैल्यू भी तो बढ़ गई ऑलरेडी। वो बिना बेचे तेरा माल की वैल्यू बढ़ गई। तो तेरा माल बिना बिके ही 10-20% महंगा हो गया, तो वो एसेट तेरे पास बनी रह गई। तो गोल्ड ज्वेलरी वाला बहुत आश्वस्त है इस बात को लेके कि भारतवर्ष में रिक्शे वाले से लेके रिजर्व बैंक तक की चिंता गोल्ड है।
तो हफ्ते 10 दिन का बात है, फिर सारा फ्लो हो जाएगा। बंदा जो 2 तोले लेगा वो 1 तोले लेगा। तो गोल्ड ज्वेलरी में आप बहुत परेशान ना हो, ये हफ्ते 10 दिन का मामला वो दोबारा घूम फिर के इसलिए आ जाएगा कि गोल्ड इज समथिंग लाइक एसेंशियल, हमारे लिए एसेंशियल है वो। रिक्शे वाले की बेटी की शादी के लिए भी गोल्ड चाहिए, रिजर्व बैंक में गोल्ड कलेक्ट करके लाया, पूरी दुनिया के बैंकर्स गोल्ड कलेक्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड की कहानी ये है कि इमोशनल अपील से या रैशनल चीज़ें काम करती हैं, और हर समझदार आदमी जिस भी भाव पे होगा गोल्ड को प्रोक्योर करेगा। यानी सरकार ने ये साफ संकेत तो दे ही दिए हैं कि हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं, तैयार रहिए। तैयार रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम 2002 ये तो इमीडिएट हो गया, 2027 का जब हम बजट डिस्कस करेंगे तो उसमें मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जी कहते हुए कि बिकॉज ऑफ ये हुआ सुरभि जी आपका इनकम टैक्स 20% और बढ़ा दिया गया। तो आपको तैयारी कि हाँ मैडम पूरे साल कह रही थी, तो चलो, तो वो लॉन्ग टर्म तैयारी है। मैं हमारे व्यूअर्स के लिए बस आखिर में आपसे ये बात कर रही हूँ, हवाई यात्रा को देखते हुए, ईंधन के दामों को देखते हुए हर तरफ से असर नजर आने वाला है। जिन लोगों का ट्रैवल है, और देखिए एयरलाइंस के फैसलों का भी जिस तरीके से असर नजर आ रहा है, फ्लाइट्स रीस्केड्यूल क्या कैंसिल हो गई है, संख्या बिल्कुल कम कर दी गई है, तो हर सेक्टर इससे प्रभावित होने वाला है। सर आपने बोला भारत के लोग आबादी को देखते हुए लोगों की आपने बात करी, तो ग्लोबली इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उसका भारत पर सबसे ज्यादा असर एयरलाइन सेक्टर हो या इन्वेस्टर्स हो या बिजनेसमैन हो, हर एक को पड़ रहा है। देखिए सीधी सी बात यह है कि ऑयल का मतलब होता है महंगा, कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना। जब महंगाई बढ़ती है तो सारी ही चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ने वाला है, आपके पेट्रोल डीजल के भाव इसके बढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि इसके बावजूद आप थोड़ा प्रैक्टिकल अपना किसी रिपोर्टर को भेजिएगा कि क्या डोमेस्टिक ये कमर्शियल एलपीजी महंगी होने के बाद क्या रेस्टोरेंट में फुटफॉल कम हो गया है? कम। हाँ, आंसर इज क्लियर, नो, बिग नो, है ना। अभी कार से लेके बाइक से लेके धुआंधार सब बिक्रियां हो रही हैं। तो मेरा निवेदन क्या है कि इंडिया की इकॉनमी जब आप एनालिसिस करें तो ये देखें कि इसका इम्पैक्ट इंडिया का मलेशिया ले रहा है, इंडिया का अमेरिका ले रहा है, इंडिया का युगांडा ले रहा है, तीनों अलग कैटेगरी हैं। तो इंडिया इतना बड़ा देश है, इसमें 3-4 देश बसते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ना तो डेस्टिनेशन वेडिंग में कमी आने वाली है, ना गोल्ड में कमी आने वाली है। जिसका बजट 20 लाख का था वो 22 लाख कर लेगा। तो मेरा कहना है कि संकट की आहट है, संकट नहीं है। संकट इसलिए नहीं है कि 91 का क्राइसिस जो था, जो मेजर क्राइसिस हमारी मेमोरी का है, तब हमारे पास बिल्कुल भी रिजर्व थे ही नहीं। अभी 725 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे, वो गिर के 690 के आसपास आए हैं। तो कोई ऐसा बहुत क्राइसिस नहीं है। सरकार का शोर मचाना बिल्कुल वाजिब है कि भाई ठीक है, हल्ला मचा लो और थोड़ा सा डरा लो और बाद में फिर बढ़ा लेंगे तो वो केस बनता है। केस बना, सरकार केस बना रही है, सरकार बेसिकली केस बना रही है। आपके बाद से इसे मैं कंप्लीट करती हूँ कि संकट की आहट है लेकिन संकट फिलहाल नहीं है। ये थे डॉक्टर आलोक अर्थशास्त्री, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि इस हालात को देखते हुए की जा रही अपील और बढ़ोतरी को लिए जा रहे फैसलों की आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है। आप एक बात कहना चाहूँगा भैया, प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोना जरूर खरीदो, क्योंकि 1 साल बाद ये सोना आपको 20-30% बढ़ा हुआ दिखेगा। और फिलहाल आपके पास कोई बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नहीं है। प्रधानमंत्री की बात अपनी जगह है, सोना ना किसी प्रधानमंत्री की सुनता, ना किसी इकोनॉमिस्ट की सुनता। 5000 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, अपवार्ड अपवार्ड अपवार्ड।